नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अस्त्र की जो कि भारत में डेवलप किया गया है, जो युद्ध भूमि में सबसे बख्तरबंद व्हीकल को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। इस अस्त्र के बारे में, इस मिसाइल के बारे में हम लोग डिटेल में जाने उसके पहले हम वो जो पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया था भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, डीआरडीओ द्वारा और अन्य एजेंसीज द्वारा, उसके ऊपर थोड़ी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे और बाद में उस वेपन की जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में एक जो मिसाइल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया गया था उसके बारे में। तो इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चल रहा था। ये प्रोग्राम 1980 से चल रहा था और इसको डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रोग्राम को जो लीड करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अफसोस की बात है उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता उस खास कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन खैर, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर। तो 1980s के दशक से ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंतर्गत 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स डेवलप करने की बात चल रही थी और उसमें उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहे थे। ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जो टेक्नोलॉजी का रेफरेंस लिया जा रहा था वो थी सोवियत रॉकेटरी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 1980 के दशक से ही भारत में रशियन टेक्नोलॉजी, जो कि हाल में रशिया है, उन रशियन टेक्नोलॉजीज को रेफरेंस के तौर पर लिया जाता था। तब भी भारत के रूस के साथ रिश्ते काफी ही अच्छे थे, जिस तरह से आज भी एकदम ही मजबूत है। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर। जो 5 अलग अलग टाइप की मिसाइल्स डेवलप की जा रही थी, उनमें से पहली थी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस यानी कि एसएसएम मिसाइल पृथ्वी। दूसरी थी लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि एसएसएम अग्नि। तीसरी थी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। चौथी थी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सैम, जिसको नाम दिया गया है आकाश। और पांचवी, और जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको नाम दिया गया है नाग यानी कि कोबरा। तो इन 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स को डेवलप करने का पूरा जो प्रोग्राम था वो 1980s के दशक से अभी तक चालू है, जिसके अंतर्गत कई सारी मिसाइल्स ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट की गई हैं और उनमें से कुछ ऑलरेडी यूज में ली गई है। उसी में से आज जो बात करेंगे वो है नाग एटीजीएम यानी कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जब हम किसी भी युद्ध भूमि की बात करते हैं, किसी भी युद्ध की बात करते हैं, तो बैटलफील्ड पर, युद्ध भूमि पर सबसे मजबूत अगर कोई व्हीकल का नाम लिया जाए या उसके बारे में सोचने को कहा जाए, तो सबसे पहली जो इमेज क्रिएट होती है हम सभी के दिमाग में, वो टैंक्स की होती है। टैंक्स सभी साइड से काफी ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनके ऊपर एडिशनल आर्मर भी लगाया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी मिसाइल का, या अगर कोई आगजनी हो या नॉर्मल अगर कोई बुलेट भी आकर उसको लगे, तो उसकी असर उस व्हीकल को ना हो। तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मिसाइल्स को डेवलप किया गया है पूरी दुनिया में, जिसमें से भारत में जो की गई है उसका नाम है नाग। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि टैंक के सभी साइडों को एडिशनल आर्मर से प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो टॉप पोर्शन होता है, वो पोर्शन जहां से एंट्री और एग्जिट होती है, वो पोर्शन कंपैरेटिवली वल्नरेबल होता है। तो ज्यादातर मिसाइल सिस्टम्स उस पर्टिकुलर पोर्शन को टारगेट करके उसको हिट करते हैं ताकि अंदर जाके वो ब्लास्ट हो सके और टैंक को अंदर से तोड़ा जा सके। तो इसी को, ये जो कैपेबिलिटी है जहां पर टैंक की सरफेस के ऊपर से मार किया जाता है, उसको टॉप अटैक कैपेबिलिटी कहते हैं, जो इस पर्टिकुलर नाग एटीजीएम में भी इनबिल्ट की गई है। इसके अलावा बैटलफील्ड्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अगर आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध फॉलो किया है, अगर नहीं भी किया है, तो पिछले 2 साल से ज्यादा से ये युद्ध चल रहा है और इसमें वेदर कंडीशंस रेगुलरली अपना काम करती हैं और रेगुलरली चेंज होती रहती हैं।
तो इसी के चलते कभी कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है और कभी कभी एटमोसफियर ज्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इसी के चलते कई सारे वेपन सिस्टम्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो अलग अलग वेदर के लिए स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, जो दूसरे वेदर्स में नहीं काम आते हैं। लेकिन ये जो नाग एटीजीएम बनाया गया है उसको ऑल वेदर कंडीशन के लिए बनाया गया है और साथ ही में उसको विंटर्स में भी और समर्स में भी दोनों ही वेदर कंडीशन में टेस्ट किया गया है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ है। तो इसी के चलते बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर एटीजीएम ने दिखाए हैं, जिसके चलते आने वाले ही कुछ समय में बहुत ही जल्द इसको भारत के इन्फेंट्री डिवीजन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो कैपेबिलिटी इसकी बताई जाती है वो है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, जिसमें एक बार उसको शूट करने के बाद उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ता, उसको नेविगेट नहीं करना पड़ता। रीजन भी उसमें इनिशियली IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए थे, जिसकी मदद से वो आसपास के एरिया की थर्मल इमेजिंग के थ्रू तस्वीर बना सकता था और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट उसमें फीड किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फॉलो कर सकता था और उसको हिट कर सकता था। इसको जब एयर लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया गया, मॉडिफाई किया गया, तब ये जो IIR सिस्टम था उसको चेंज करके मिलीमेट्रिक वेव सिस्टम में अपडेट किया गया, ताकि वो स्पीड जो भी प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो जो एरिया को और टारगेट को आइडेंटिफाई करने की जो कैपेबिलिटी है, इन सिंपल टर्म्स वो ज्यादा ही स्पीडीली हो सके, ज्यादा ही गति से हो सके, ताकि वो तुरंत ही और ज्यादा एक्यूरेटली अपने टारगेट को, चाहे वो मूविंग टारगेट ही क्यों ना हो, उसको हिट कर पाए एक्यूरेटली। और उसके टारगेट को फाइंड करने के लिए और फॉलो करने के लिए इस पर्टिकुलर मिलीमेट्रिक वेव सिस्टम के साथ एक्टिव रेडार होमिंग सीकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो कि टारगेट को फाइंड करता है और उसको एंगेज करता है। तो इसी की वजह से जैसे ही इस मिसाइल को फायर किया जाता है, वो तुरंत ही अपने टारगेट को जो कि प्रोग्राम किया गया है उसको आइडेंटिफाई करता है थ्रू IIR या फिर मिलीमेट्रिक वेव्स, और उसको नजरबंद रखता है जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देगा। तो इसी प्रकार से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं उसको लैंड बेस्ड सिस्टम में से एयर बेस्ड सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसी की वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम को नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को टॉप अटैक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात करें तो इनिशियली जो इसकी रेंज बताई जा रही थी बाय 2008 वो 500 मीटर से 3.1 किलोमीटर तक की बताई जा रही थी, जिसको बाद में एनहांस किया गया और हाल ही में रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं 2019-20 में, उसमें वो तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज तक जाकर अटैक कर सकता है और सक्सेसफुली टारगेट को हिट कर सकता है। फिर भी ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन में दिया गया नंबर था, रेंज थी, जिसको अल्टीमेटली टोन डाउन करके मिनिमम 500 मीटर से मैक्सिमम 4 किलोमीटर की रेंज का बताया जा रहा है। अगर आप 4 किलोमीटर पकड़ते हैं तो वो काफी ही लंबी रेंज हो जाती है। अगर दूर से दुश्मन की टैंक आती हुई नजर आए तो उसका डेटा तुरंत ही फीड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल में और उसको लॉन्च किया जा सकता है, ताकि दूर से ही आने वाली टैंक जो अभी भी मोशन में है, अभी भी अपने लोकेशन पर पहुंची नहीं है, अपने पोजीशन पर पहुंची नहीं है, उसको वहां जाकर वो हिट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसी के चलते इसको फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक मिसाइल सिस्टम कहते हैं, जो काफी ही केपेबल है इन ऑल वेदर कंडीशन, जो भारत द्वारा बनाई जा रही है। इन एडिशन टू दिस, इसके 5 अलग अलग वर्जन के ऊपर काम अभी भी चल रहा है, जिसमें पहला वर्जन है लैंड वर्जन, जहां पर कोई भी सैनिक हाथ से उसको लॉन्च कर सकता है। दूसरा है मास्ट माउंटेड, जहां पर किसी भी व्हीकल पर या फिर एक मास्क लगाकर उसके ऊपर से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तीसरा है हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें ALS रुद्र या LCH प्रचंड के ऊपर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके लिए जो चेंजेस मैंने आपको आगे बताए उस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। तो वो अपडेटेड सिस्टम उन हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा और वहां से उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और वो अपने टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो चौथा वर्जन है वो मैन पोर्टेबल ATGM है और पांचवा जो वर्जन है जिसको परेड में भी डिस्प्ले किया गया था वो है नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर। इसको BMP-2 इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल को मॉडिफाई करके बनाया गया है। अब ये जो BMP-2 है वो भी एक ओरिजिनली रशियन टैंक था जो 1980s के दशक से चला आ रहा है, उसी को मॉडिफाई करके ये कैरियर बनाया गया है जिसको नामिका कहते हैं, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर।
तो इसी प्रकार से अलग अलग 5 वर्जन के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें से जो नामिका वाला वर्जन है वो नियरली रेडी हो गया है और प्रोडक्शन में जाने की तैयारी है। और इसको चिकन नेक के पास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर इन्फेंट्री डिवीजन में लगाने की बात चल रही है। और भी दूसरे अन्य कंट्रीज के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल है भारत की आर्मी के पास, लेकिन हम ये जो पूरी सीरीज बना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम्स के ऊपर। तो इसी के चलते हमने ये वीडियो नाग को डेडिकेट किया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को डेडिकेट किया है, जो कि भारत में बनाई गई है और सक्सेसफुली उसको टेस्ट फायर भी कई बार अलग अलग वेदर कंडीशन में किया गया है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम अपनी चैनल पर जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो रूटीन है जहां पर हर मंगलवार और शुक्रवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इंडिया सुपर वेपन्स का एपिसोड लाएंगे आपके लिए, जिसमें शेयर करेंगे इंडिया के जो इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स हैं उनके बारे में, जो ऑलरेडी या तो यूज में आ गए हैं या फिर जो नियर फ्यूचर में यूज में आने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इंडियन वेपन सिस्टम्स के बारे में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सभी लोगों को पता चले। और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना भविष्य अगर इस तरह की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर वर्कआउट कर सके और अपने रास्ते खोज सके, जो कि पॉसिबल है। और आने वाले समय में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ने वाली है। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, इंडिया सुपर वेपन्स के चौथे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सैम के बारे में, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसको नाम दिया गया है आकाश। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले उसकी कुछ हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, एक छोटा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद आकाश के बारे में चर्चा करेंगे और अल्टीमेटली आकाश एनजी यानी कि आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल डेवलप की गई है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले 2 बातें। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स हम लोग को देख रहे हैं, खास करके वो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, जो मैकेनिकल से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो नोट और पेन लेकर बैठे। इस वीडियो के दौरान जिन भी कंपनीज का हम नाम दे रहे हैं उन कंपनीज के नाम नोट डाउन करें, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लोर करें और अपना कैरियर पाथ बनाना शुरू करें। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, नाग एटीजीएम और ध्रुवास्त्र वाले वीडियो में, कि भारत में 1980s के दशक से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO द्वारा चलाया जा रहा था और साथ ही में इसको जो लीड करने वाले थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पूरे प्रोग्राम में 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल्स के ऊपर काम किया जा रहा था, जिनमें से एक है मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश। तो अगर बात करें आकाश की, जो कि एक मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद में उसको प्रोड्यूस किया गया था भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, और उसके अलावा उसमें L&T और टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन को भी इंक्लूड किया गया था। अब ये जो इनिशियल मॉडल बना था उसमें उसका कंपैरेटिव जो मिसाइल का वेट था वो तकरीबन 720 kg था, और उसमें जो वॉरहेड लगा था वो 60 kg का हाईली एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ था। उसके साथ एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इंक्लूड किया गया था, जो कि जो भी टारगेट है उसके नजदीक जाते ही एक्टिवेट हो जाता था और साथ ही में वो एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करके उसको कबूम एक्सप्लोड कर देता था। जब हम बात करते हैं किसी भी मिसाइल सिस्टम की, तो उसमें सिर्फ वॉरहेड ही नहीं लगे होते, सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम ही नहीं लगे होते, बल्कि उस पूरे डिवाइस में रेडार सिस्टम्स भी लगे होते हैं, जो कि कई सारे टारगेट्स को एक साथ सर्वेल कर पाते हैं, देख पाते हैं, उनको एनालाइज कर पाते हैं। तो उसी के लिए इसमें भी राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार लगाया गया था, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को दूर से ऑब्जर्व कर पाता था, उसको डिटेक्ट कर पाता था
और अगर वो एनिमी एयरक्राफ्ट है और उसको एंगेज करना है तो वहां से वो सिग्नल तुरंत ही जो भी बैटरी सिस्टम लगा हुआ है जो मिसाइल को एक्टिवेट करता है, उसके प्रोपल्शन को एक्टिवेट करता है, उसको सिग्नल भेजता था। उसी के साथ मिसाइल में एल्गोरिदम भी लगे रहते थे जो कि टारगेट को एंगेज करने के लिए लगाए जाते थे। और साथ ही में आकाश का जो इनिशियल सिस्टम था उसमें एक रैम जेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया गया था जो कि एक एयर ब्रीदिंग रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है जो मिसाइल के प्रोपल्शन को कंसिस्टेंट रखने के लिए, सेम स्पीड पर सेम थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। उसको एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम भी कहते हैं और उसका यूज इनिशियल आकाश में किया गया था। उसके बाद उसको एनजी में चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है उसका जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मार्क 2.5 या उससे ज्यादा की स्पीड अचीव करने के समय मिलता है। तो उसी के साथ ये जो पर्टिकुलर आकाश इनिशियली डिजाइन की गई थी उसकी भी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक थी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कई ज्यादा। और उसमें जो स्पेसिफिक नंबर दिया गया है वो है 2.5 का, यानी कि ध्वनि की गति से भी 2.5 गुना गति से ये मिसाइल ट्रैवल करती है। और उसके लिए रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम इनिशियल आकाश में लगाया गया था। अब अगर ये मार्क 2.5 को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इसकी जो गति है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की हो सकती थी। इसके अलावा इसकी जो रेंज बताई जाती थी इनिशियल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल की, वो आइडियल कंडीशंस में अप टू 45 किलोमीटर की बताई जाती थी और रियलिस्टिक सिनेरियो में वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के लिए सक्षम थी। इसी को बाद में अपग्रेड भी किया गया, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है आकाश, उसकी जो किल प्रोबेबिलिटी बताई जाती है वो तकरीबन 88% किल प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, यानी कि 100 में से 88 टाइम्स वो टारगेट को हिट करने में कामयाब था। बाद में थोड़े इंप्रूवमेंट्स कर ये बताया गया कि अगर दो मिसाइल्स को सेम टारगेट के ऊपर 5 सेकेंड्स के डिस्टेंस पर अगर लॉन्च किया जाए तो यही किल प्रोबेबिलिटी 98.5% तक इंक्रीज की जा सकती है। तो इसी के चलते आकाश इनिशियल फेज में ही बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल रही थी और बाद में उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद इंप्रूवमेंट्स और एनहांसमेंट्स किए गए, जिसमें डीआरडीओ ने एक और कंपनी की मदद ली, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा वो थी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया। अब ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसकी मदद से आकाश में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, जिसके बाद आकाश एनजी यानी कि आकाश न्यू जनरेशन सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल इंट्रोड्यूस किया गया और उसका टेस्टिंग 2001 में किया गया था। अब अगर इसके इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं उसकी रेंज को। तो जो इनिशियल रेंज थी जो कि 25 टू 35 किलोमीटर थी, रियलिस्टिक सिचुएशन में उसको इंप्रूव करके 50 टू 70 किलोमीटर की रेंज कर दी गई थी। अब ये करने के लिए इनिशियली जो रैमजेट रॉकेट प्रोपल्शन इंजन का यूज किया जा रहा था उसको चेंज करके ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाया गया, जो कंपैरेटिवली वेट में भी कम था और ज्यादा एफिशिएंट भी था, जिसके चलते इसका जो सॉलिड फ्यूल था, जो आगे भी सॉलिड फ्यूल ही यूज होता था, उसको ऑप्टिमम यूज में लिया जा सके और साथ ही में इसका वेट भी कम हो गया, जिसके चलते ये और भी दूरी तक मार कर सके। तो इसी के चलते इस प्रोपल्शन सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से आकाश एनजी में जो रेंज था वो काफी एनहांस हो गया, जिसके चलते वो और भी दूरी तक टारगेट को उसी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। अब ये जो पूरा सिस्टम है उसका जो रिस्पांस टाइम है, जिसमें रेडार सिस्टम भी इंक्लूडेड है, उसका रिस्पांस टाइम कम करने के लिए राजेंद्र 3D की जगह पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन मल्टी फंक्शन रेडार लगाए गए, जिससे इसकी जो स्पीड है और जो रिस्पांस टाइम है, जिसमें किसी भी टारगेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का जो टाइम फ्रेम है वो कम हो गया और साथ ही में जो सिग्नल भेजना था वो सिग्नल टाइम भी कम हो गया। तो उसकी वजह से इसकी स्पीड, इसका रिस्पांस टाइम भी कंपैरेटिवली बढ़ गया है और साथ ही में ये जो नया रेडार सिस्टम लगाया गया है वो ज्यादा एफिशिएंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए, भले ही वो ऑब्जेक्ट रेडार के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शन छोटा ही क्यों ना हो। ये जो नया एडवांस रेडार सिस्टम लगाया गया, मल्टी फंक्शन रेडार सिस्टम लगाया गया, उसकी वजह से वो लो क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली ट्रेस कर सकता है और उसको टारगेट करने में कैपेबल है।
तो इसी के चलते आकाश न्यू जनरेशन की सिर्फ रेंज ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इंप्रूव हुआ है, जिसके चलते वो और भी इफेक्टिवली और भी एफिशिएंसी से बैटलफील्ड पे काम कर पाएगा, और भी एफिशिएंसी से दुश्मनों के जहाजों को। और यह भी बताया जा रहा है कि मिसाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। अब इसमें एक और जो चेंज किया गया था वो ये था कि इनिशियली हमने आकाश में जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बात की थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस के चलते डिस्टर्ब होने की संभावनाएं थी, तो उसको भी अपग्रेड कर दिया गया और इसमें जो फ्यूज लगाया गया है वो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगाया गया है, ताकि वो सिग्नल्स के माध्यम से अपने टारगेट को देख सके, उसको फॉलो कर सके और अल्टीमेटली उसके नजदीक जाने पर वॉरहेड को डेटोनेट करके एक्सप्लोड हो सके और जो भी एनिमी टारगेट है, जो भी एनिमी व्हीकल है या मिसाइल है, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसी के चलते ये एक और चेंज किया गया मिसाइल में, जिससे मिसाइल और भी एफिशिएंटली और विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस एफिशिएंटली काम कर सके और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही में ये जो पूरा सिस्टम है उसको भी थोड़ा ट्विच किया गया है, ताकि इनिशियली जो टारगेट कैपेसिटी थी, जो एक टाइम पर 4 टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी थी, उसको एनहांस करके अब ये जो नया आकाश एनजी आया है वो एक साथ 10 टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो इसी के चलते ये जो नया आकाश एनजी डेवलप किया गया है, आकाश न्यू जनरेशन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो काफी ही केपेबल है, काफी दूर तक मार कर सकता है, काफी ही एक्यूरेटली मार कर सकता है और साथ ही में उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कंपैरेटिवली कम है। और ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट से फायर रेडी पोजीशन तक टोटल जो टाइम रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है। तो विद इन 20 मिनट्स ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ 20 मिनट के अंदर आकाश मिसाइल सिस्टम फायर करने के लिए रेडी हो जाएगा, किसी भी टारगेट को ट्रेस करके, उसको इंटरसेप्ट करके, उसको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत डेवलप कर लिया है और उसके ऊपर टेस्ट भी कंप्लीट हो गए हैं, उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है। इंडियन एयरफोर्स में इसको यूज में लिया जा रहा है, इंडियन आर्मी के लिए भी इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, अभी भी उसके ऊपर वर्क चल रहा है, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ताकि जो भी छोटी मोटी एरर्स उसमें रह गई हो उसको निकाल सके और अल्टीमेटली उसको बैटल रेडी कर सके। तो आने वाले समय में जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं कंपनियों के नाम तो फिर से एक बार वीडियो को देखें और सभी नाम नोट डाउन करें। लाइक किए बिना मत जाइए, बहुत ही मेहनत लगती है इसको रिसर्च करने में, इसके ऊपर स्टडी करने में, समझने में और आप लोगों तक उस तरह से पहुंचाने में ताकि आप लोग उसको इजीली समझ पाए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी भारत पर, भारतीय सेना पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में उनके ऊपर गर्व कर सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।